अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब का आज तीसरा रोज़ है एहतजाज का। माल रोड पे ब्लॉक करके एहतजाज किया जा रहा है जी, और आज तीसरा रोज़ है। और तीसरे रोज़ में भी मुतालबात वही हैं जी कि प्राइवेटाइजेशन बंद की जाए, आउटसोर्स हॉस्पिटल्स को और डिपार्टमेंट्स को ना किया जाए। ये वो सरकारी मुलाजमीन हैं जो हर रोज़ या हर साल आप कह लें जी कि एहतजाज में बाहर निकल आते हैं। अब इस दफ़ा नए मुतालबात के साथ दोबारा आए हैं जी। क्या मुतालबात हैं? हुकूमत इनके मुतालबात मानना तो दूर की बात, सुनने को भी तैयार नहीं है जी। और किस हद तक ये शिद्दत इख्तियार कर गए हैं जी, आइए आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। अभी जी सबसे पहले हमारे साथ जो लीडरशिप है या इंतज़ामिया जो है, जो मैनेज कर रहे हैं इस ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब को, उनकी जानिब से YDA के सदर, YDA के प्रेसिडेंट शुएब न्याज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। न्याज़ी साहब अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से? ठीक है जी। जी सर, सबसे पहले वैसे तो अब तक बज़ाहिर पूरे शहर को, पूरे सूबे को पता चल चुका है जी मुतालबात क्या हैं, लेकिन सबसे पहले इनिशियली यहीं से स्टार्ट करते हैं जी। इस धरने का, इस एहतजाज की क्या वजह है या क्या नौबत पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर गिविंग द टाइम। सबसे पहली बात यह है कि हमने रमज़ान मुबारक में स्टार्ट किया, हमने एक रैली निकाली, लॉन्ग मार्च किया, प्राइमरी सेकेंडरी गए, फैसल चौक में भी मार्च किया। मकसद ये था कि निजकारी का जो काला कानून, जो कि पिछले कुछ अरसे से गवर्नमेंट उसको तैयार कर रही थी, वो बाकायदा लॉन्च किया जा रहा है। उसका इनिशिएटिव BHU से लिया गया, 150 BHUs प्राइवेटाइज़ किए गए, पायलट प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। हम उस पर इसलिए खामोश रहे कि पायलट प्रोजेक्ट 1 साल का टाइम होता है कि आप उससे नतीजा निकाल के फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके 15 दिन के बाद ही इन्होंने 2300 BHU जो नए नए रिवैम्प हुए थे और कुछ RHCs, उनका भी ऐड दे दिया कि 28 मार्च लास्ट डेट है, आप लोग अप्लाई करें, और वो भी हम ठेकेदारों के हवाले करने चाह रहे हैं। उसके बाद ये तमाम लोग जो कि PHFMC, IRMHC, प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव प्रोग्राम और काफ़ी जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे लोग थे, उनकी नौकरियां डायरेक्ट ख़तरे में आ गई। वो भी हमारे पास पहुंचे, हमने गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश की, सेक्रेटरी से मिले, और कुछ लोग अपने तौर पे कसूर में मलक अहमद ख़ान साहब स्पीकर पंजाब असम्बली से मिले, रमज़ान में, ईद मिलन पार्टियों में मिलते रहे, कोई सुनवाई ना हुई। अब ये हुआ कि जब उनके इंटरव्यू शुरू हो गए, कॉल लेटर चले गए, और कल भी इंटरव्यू के लिए उन्होंने कॉल किया हुआ है। उन्होंने एक इनिशिएटिव सेमिनार रख दिया जिसमें अवेयरनेस सेमिनार का नाम दे के फ्लैटिस में, उस पर हमने कहा कि अब ये हमारी नौकरियां तो जा रही हैं। अब वो उस पर बस नहीं किया, वहाँ से इन्होंने प्राइमरी सेकेंडरी को छोड़ा और टीचिंग में भी आ गए। जिन्ना हॉस्पिटल की आउटसोर्सिंग के एडमिनिस्ट्रेशन क्लिनिकल, वो भी इन्होंने लॉन्च कर दिया, उसका बाकायदा ऐड चला दिया गया। और उसके बाद 2 दिन पहले म्यू की भी जो पैथोलॉजी है उसको भी आउटसोर्स करने का पैगाम दे दिया गया। सर, ये वो बुनियादी सहूलतें हैं और ये वो मुलाजमीन हैं जो अरसा 20 साल से यहाँ खिदमात से अंजाम दे रहे हैं। आपने कुछ भी करना है, सबसे पहले मीटिंग होती है, सबसे पहले आप पायलट प्रोजेक्ट का ऑडिट करते हैं। वो पायलट प्रोजेक्ट का भी आपको बता दूँ कि वो बुरी तरह नाकाम हो चुका है। 150 में से तकरीबन 31 डॉक्टर्स ने इनको वापस करने शुरू कर दिए हैं। इन्होंने जो उनको पैसे देने थे, जो फाइनेंशियल था, वो भी इनको अभी तक नहीं दिया गया, और वो पायलट प्रोजेक्ट नाकाम हुआ। मैडम नादिया साकिब ने बजाय इसके कि वो चीज़ें उसी तरह रिपोर्ट करती ऊपर CM को, उन्होंने कहा कि ये आपकी जो मरियम हेल्थ क्लिनिक है ये उसके मुखालिफ है। हमारा तो मरियम, वो CM ने इनिशिएटिव लिया है, वो बनाए, अपने नाम से बना ले, किसी और के नाम से बना ले, लेकिन आउटसोर्सिंग नहीं होनी चाहिए। सॉरी, मैं आपकी एक छोटी सी बात यहाँ पे काटूंगा। मैं भी और मुझ समेत हम लोग भी, ये सारे हमारे व्यूअर्स भी, वो एक बात छोटी सी नहीं समझ पा रहे हैं कि आउटसोर्सिंग से नुकसान क्या हो रहा है, नौकरियाँ कैसे ख़तरे में डल रही हैं? सर, आउटसोर्सिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। 23 एम्प्लॉइज़ होते हैं BHUs पे जो कि शिफ्टों में काम करते हैं। अब इन्होंने जब किसी डॉक्टर को या किसी ठेकेदार को देना है, उसको इन्होंने 9 लाख पर मंथ पे लेके आ रहे हैं। उसके अंदर 32 पेशेंट्स होंगे, उससे ज़्यादा चेक नहीं होंगे। पहले OPD कितनी की, 150 की हो जाती, 200 की भी हो जाती थी। एक कट लगा दिया मरीज़ों की केयर पे, पेशेंट केयर नहीं होगी। दूसरा 400 पर पेशेंट दे रहे हैं। उसके अंदर उस इन्वेस्टर ने, जिसने ये BHU ख़रीदा है, वो वहाँ पे ECG भी करेगा, मेडिसिन भी देगा, मेंटेनेंस भी करेगा, सफाई भी करेगा, LHV को भी देगा, डिस्पेंसर को भी देगा। अब इन्होंने उसको कहा है कि आपने अपना स्टाफ भर्ती करना है, चाहे आप 2 बंदों से, चाहे 2 घर के बंदों से काम ले लें, 4 बंदों से काम लें। उसका मकसद ये है कि 23 बंदे बेरोज़गार हो गए एक BHU से, वो अपने बंदे ही लेके आएगा। वो आपको पता है पैनाडॉल से ज़्यादा दे ही नहीं सकता उस 400 रुपये के अंदर। गरीब मरीज़ों का नुकसान होना शुरू हो गया।
एम्प्लॉइज़ बेरोज़गार हो गए। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि आपका पायलट प्रोजेक्ट जो कि फ़ेल हो रहा था, आपने उसको कवर करने की बजाय आपने नया मंसूबा वही फ़लापशुदा लॉन्च कर दिया। अब उससे पेशेंट का बर्डन जो कि वहाँ पे चेक नहीं हो रहे, वो टीचिंग पे पड़ेगा, वो RHCs THUs पे पड़ेगा। वहाँ पहले ही लोग डॉक्टर से लड़ते फिर रहे हैं, दवाइयाँ वैसे नहीं हैं। आप वो अब अच्छा वहाँ तक भी पास नहीं कर रहे, टीचिंग में आ गए। टीचिंग में इन्होंने ना जेनिटोरियल आउटसोर्स किया हुआ है, सफाई का सिस्टम आउटसोर्स है, सिक्योरिटी आउटसोर्स है। सिक्योरिटी जो भी इन्होंने लगाई है, आप देख रहे हैं हॉस्पिटल में आए दिन लड़ाइयाँ हो रही हैं कि 100 एहलकारों की ये तनख्वाह देते हैं आउटसोर्स कंपनी को, 50 वहाँ काम कर रहे हैं। इसी तरह जेनिटोरियल स्टाफ है, वो दोनों भी इनके नाकाम हो चुके हैं। अब इन्होंने क्लिनिकल डायरेक्ट ही क्लिनिकल दे दिया है, तो आप देख सकते हैं उसके बाद हालत ज़ार क्या होनी है। एक छोटी सी बात बहैसियत एक जर्नलिस्ट या एक एनालिस्ट जो मैंने समझी है, या हो सकता है मेरा सवाल गलत भी हो, आप मेरी निशानदेही कीजिएगा। आपको याद होगा जब भी YDA ने कोई एहतजाज किया है, मैं सबसे पहले आ जाता हूँ, लास्ट टाइम जब मोहसिन नकवी साहब के साथ मामला चल रहे थे तब भी मैंने कवर किया। उसके अलावा भी जब जब मुसीबत आती है, जब जब मसला आता है YDA पे मैं हमेशा कवर करने के लिए आता हूँ। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो हुकूमत करने जा रही है, ये हमारे आजकल के डॉक्टर्स से और मेडिकल स्टाफ से डर के करने जा रहे हैं? क्योंकि ये बज़ाहिर सरकारी मुलाजमीन हर साल किसी न किसी नए धरने पे या किसी न किसी नए एहतजाज पे उतर आते हैं। ये लास्ट टाइम भी हुआ, इस टाइम भी हुआ। हुकूमत के साथ मतलब हुकूमत को टफ़ टाइम देते हैं। बस आउटसोर्स करने से वो लोग जो हुकूमत से भी नहीं डर रहे हैं या अपने सीनियर अफसरान से नहीं डर रहे हैं या उनकी बात नहीं मान रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हुई होती है सेक्रेटेरिएट से, आउटसोर्स करने से ये एक सिलसिला जो है ये ठीक आ जाएगा या सीधे ट्रैक पे हो जाएगा। आप क्या समझते हैं? सर, आप किसी प्राइवेट बंदा जो हॉस्पिटल में आएगा, क्या वो गरीब मरीज़ों का इलाज अपनी इन्वेस्टमेंट से करेगा? वो उनसे ही पैसे लेगा ना। बिल्कुल लेगा। पहले जिस तरह के भी लोग थे, गरीब मरीज़ों को तो फ़ायदा हो रहा था। दूसरी बात, मैडम ने 2 दौरे किए हैं CM साहिबा ने, म्यू का और जना का। उनको हालात से ये पता चला कि दवाइयों के पैसे गवर्नमेंट ने दिए ही नहीं, स्टेंट्स के पैसे गवर्नमेंट ने दिए ही नहीं, इंजेक्शन्स के पैसे गवर्नमेंट ने दिए ही नहीं, तो इस वजह से दवाइयाँ नहीं आ रही थी, लोग फट पड़े। अब एक अवामी हुकूमत, अवामी वज़ीर-ए-आला को ये हुआ कि लोग फट पड़े हैं, लोग ये चीज़ें कर रहे हैं। इसके बाद हमारा क्या है कि हम इनको अगर बचाना है तो आउटसोर्स कर देते हैं। उन्होंने आउटसोर्स तो कर दिए हैं, लेकिन अब उनके अपने अरकान असम्बली इस पर ख़िलाफ़ हो चुके हैं। वो यही कह रहे हैं कि आपने आउटसोर्सिंग की है, आप किस तरह कर रही हैं? डायरेक्ट आउटसोर्सिंग तो हो नहीं सकती, क्योंकि 6 महकमे हैं, बल्दिया है, ख़जाना है और महकमे हैं। आप उनके होते हुए, उनसे बग़ैर मीटिंग किए हुए आपने कैसे ये ऐड दे दिया है, आउटसोर्स कर दिया है? अब उससे यह है कि मंसूबा पहले से ही नाकाम होने लगा है। तो अब हम इस धरने पे हमने अपनी सर्विसेज कंटिन्यू की हुई हैं, हमने कोई ब्लॉक नहीं किया। हमने इनको कहा है कि आप बैठे हैं, स्टेक होल्डर को बताएं कि हमारा मकासद ये हैं, हम ये करने जा रहे हैं, लोग बेरोज़गार नहीं होंगे, फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 को हम रोक रहे हैं, हम उनके साथ बैठ जाते हैं। लेकिन वो क्या हुआ कि नाअहल टीम थी, उसने ऊपर गलत रिपोर्ट दी हुई थी। अब उनको पता है हमारे पास लॉजिकल जवाब नहीं है, तो वो इसलिए CM को भी इस बात में कह रहे हैं कि आपके ख़िलाफ़ है। हमारा तो CM से लेना देना ही नहीं है। CM तो एक इनिशिएटिव ले रही है ना हेल्थ की बेहतरी के लिए, और नीचे नाअहल टीम है वो उलट सिस्टम लेके आ रही है उसके लिए। ठीक है, मैं समझ गया। अगर यही हमारी गवर्नमेंट इसी प्लान के अंदर जो तदाबीर हैं वो थोड़ी सी मुनफरद कर देती है और प्लान्स जो हैं उनके वो थोड़े से चेंज कर देते हैं, चेंज करके बेहतर करके इसी प्लान को इम्प्लीमेंट करने की जानिब जाते हैं, फिर आप रजामंद हैं? सर, निजकारी नहीं होनी चाहिए, ठेकेदारों को ना दें। उसके बगैर आप जिस तरह का सिस्टम लाना चाहते हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम बना लें, वैसे अपने लोग रख लें जो मॉनिटर करें वहाँ पे जाके, जो डॉक्टर नर्स ड्यूटी पे ना हो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये सिस्टम है जो तरीका का समझ में आता है, क्योंकि ये इनकी बुनियादी जिम्मेदारी है ना। ठीक है, और अगर इख्तियारात डायरेक्ट हॉस्पिटल को दे दिए जाएँ, जैसे MS को दे दिए जाएँ या डायरेक्ट हॉस्पिटल को इख्तियारात दे दिए जाएँ जो कि अभी उनके पास नहीं है, फिर? सर, जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है ना वो बनाए जा सकते हैं, और वो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट अच्छा काम भी करते रहे हैं, वो कंट्रैक्ट पे मुलाजमीन भी भर्ती कर सकते हैं। इस तरह जो सिविल सर्वेंट है उसकी नौकरी को भी ख़तरा नहीं होगा। ये चीज़ वो लॉन्च कर सकते हैं, जैसे परवेज़ लाई ने किए थे, जैसे नवाज शरीफ ने 1988 में किए थे। वो ये चीज़ नहीं करने जा रहे, अब ये डायरेक्ट सिस्टम को तबाह करने पे आ गए। नायब साहब के साथ और भी यहाँ पे दोस्त भाई मौजूद हैं, इनसे भी डिस्कशन करते हैं। सर थोड़ा सा इधर आ जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए जी, आगे आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है, ठीक ठाक। आप डॉक्टर हैं सर? मैं चेयरमैन हूँ YDA पंजाब का। चेयरमैन है YDA पंजाब। तो ये यहाँ पे तकरीबन सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कितने डिपार्टमेंट्स के, कितने ज़िला के, कितने लोग टोटल हमारे पास यहाँ पे अभी धरने में कितने लोग मौजूद हैं पॉपुलेशन के? सर धरने में 24 हेल्थ की तंजीमें वो सारी यहाँ में मौजूद हैं 40 अजला से।
और उन्होंने अपनी रोटेशंस बनाई हुई हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर 100-200 हर ज़िला से आते हैं, अगले रिफ़्रेश होने चले जाते हैं। और बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक अगर कोई तहरीक में शामिल है तो इट मीन्स है इट्स अ बिग इशू। और आपने एक अभी पॉइंट ऑफ व्यू इसका देखा है, वो ये है कि इससे हेल्थ प्रोफेशनल मुतासिर हो रहे हैं। इसका ज़्यादा जो दूसरा जो इसका एंगल है वो ज़्यादा तकलीफ़देह है, और वो है गरीब अवाम। आप देखें, आप सारे वो मामला देखते हैं, सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने सिर्फ गरीब जाता है और इस उम्मीद से जाता है कि जब मैं वहाँ पे जाऊँगा मुझे फ्री अद्वियात मिलेंगी, जब मैं वहाँ पे जाऊँगा मुझे फ्री टेस्ट मिलेंगे, फ्री इलाज मुआवजा मिलेगा। जब उसको ये नज़र आएगा कि ये सारी चीज़ों के बजाय मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं, तो वो कहाँ पे जाएगा? वो तबका जो हमारा गरीब तबका है, जो हमारा सफ़ेद पोश तबका है, ये रियलिटी है कि इस महंगाई के दौर में 20-25 को हम लोग ढूंढ रहे होते हैं जिनसे उधार मांग कर यकम तक जा सकें। जब उनको घर बैठे बैठे जिन्होंने 15-15 साल सर्व कर लिया है, आप उन्हें गोल्डन हैंडशेक यहाँ पे कह रहे हैं आप घर जाएं, और वो मरीज़, हमें अंदाज़ा क्यों है मरीज़ की तकलीफ़ का? 15-15 साल वाले परमानेंट मुलाजमीन है। परमानेंट मुलाजमीन, ठीक है, वो भी देखिए सर, नेचुरल है, एक बिज़नेस का असूल है। जब आप इदारे रियासत के पास होते हैं ना, तो रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी भी होती है, वो एक वोट लेके आए होते हैं, उन्हें पता होता है हमने दोबारा आवाम के पास जाना है। वो पॉलिसी लाते हुए कहीं ना कहीं आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ देने की बात करते हैं। जब आपने एक ठेकेदार को दिया है, उसने पैसे दे के एक कारोबार ख़रीदा है, उसका पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि मेरा अगर 7 लाख लग रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने यहाँ से 14 लाख कैसे निकालना है? तो आप मुझे बताएं वो कहाँ से निकलना है? वो आवाम से। 32 अब इन हॉस्पिटल्स में जो आउटसोर्स हॉस्पिटल हैं, उनमें लड़ाइयाँ क्या होनी है? जब 32 पेशेंट चेक हो गए डेली के, जहाँ पे ऑलरेडी 200 चेक हो रहे हैं, बाकी जो 160 पेशेंट हैं वो हम उन्हें कहेंगे अब आप 400 रुपये पर्ची हमें दें, फिर हम आपको चेक करेंगे। वो आपका गिरबान पकड़ेंगे, फिर वो किसको रोएंगे? ठेकेदार को नहीं रो सकते, रियासत वहाँ पे रही नहीं है। तो बेसिकली अपनी नाअहली और वो पॉलिसीज़ देखें। आपने एक बड़ा मशहूर मकौला सुना होगा पूरे पंजाब में, जो सीरियस मरीज़ होता है कहते हैं उसको लाहौर ले जाओ। अब लाहौर में आखिरी बड़ा अस्पताल 1991 में जिना हॉस्पिटल बना है, उसको भी ये बेचने जा रहे हैं। तो अगर आप ज़्यादा हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे, ये लोग कैसे कैडर होंगे? आपको पता था कि जब हम जाएंगे, हम ये नारा लगा के आए थे, शुरू किया फ्री अद्वियात से, घरों में भेजेंगे, और एंड रिज़ल्ट क्या निकला है कि अद्वियात पैसों की देंगे। अच्छा, अभी सर अगर हुकूमत की जानिब से सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा रिस्पॉन्स क्या है आपके इस एहतजाज का? दूसरा ये कि अगर अभी भी वो आपकी बात नहीं मानते हैं या आपके साथ टेबल टॉक नहीं करते हैं, तो अगला लाइहामल क्या है? सर देखें, आप जब टेबल पे जाते हैं ना, तो आपके पास कोई ना कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना। उनके पास हमारे लिए लॉजिक ही कोई नहीं है। एक सीधी सी बात है, वो एजेंडा लेके आए हैं कि हमने निजकारी करनी है, वो भी अभी पंजाब असम्बली से पास नहीं किया। ये कुछ सिविल मार्शल ही चल रहा है कि वो हम आप पे थोपेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर फिर भी ये नहीं समझते, तो देखें यहाँ पे धरने पे अभी आया है ये प्राइमरी सेकेंडरी, इन्हें समझना होगा। अभी टर्शरी केयर पड़ा है, कल जिना हॉस्पिटल में रात मैंने यहाँ पे अपने जनरल काउंसिल की मीटिंग की है, जिसमें लाहौर पंजाब के 24 बड़े अस्पतालों के हदूर मौजूद थे। इन्होंने जिना को आउटसोर्स किया है। अब कह रहे हैं म्यो की पैथोलॉजी आउटसोर्स कर रहे हैं। मैं आम आवाम के लिए बताना चाहूँगा ये पैथोलॉजी क्या है। ये एक टेस्ट है जो आप पहले प्राइवेट लैब से बचने के लिए सरकारी अस्पताल में आते थे, आप म्यो जैसे अस्पताल में हज़ारों के 10-10 हज़ार का एक टेस्ट करवाएंगे। ये आउटसोर्सिंग पैथोलॉजी म्यो की। तो ऑलरेडी आउटसोर्स कल हो चुका है ना, तो वो अब वो मरीज़ों को फील होगा कि डॉक्टर्स या ये लोग क्यों चीख रहे हैं। जिस चीज़ को पता चल रहा है वो हमारे साथ खड़ा होगा। कल जिना में हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, किनाल रोड ब्लॉक करेंगे, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और लम्हावार ये मरहलावार ये पूरे पंजाब में जाएगा। अब ये इन पर डिपेंड करता है। अभी सर्विसेज चल रही हैं, अभी आउटडोर इनडोर एमरजेंसी चल रहा है, लेकिन अगर इन्होंने कोई बाय फोर्स या कोई सियासी शोबदाबाजी करने की कोशिश की, तो आप देखें जो हमारा दीन है और हमारा कानून है वो हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जब बात आपकी ज़िंदगी पे आ जाए, जब बात आपकी हलाल हराम पे आ जाए, आप तो फिर आपको हर कानून उससे मावरा है। आपने अपनी ज़िंदगी अपनी जान बचानी है। तो जब हमारी नौकरियाँ ही नहीं रहेंगी तो हमने इन अस्पतालों का क्या करना है? लेकिन वो देखें ना, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं समझ गया। लेकिन ये मतलब जो डिटर्मिनेशन है अपनी जॉब, या आप कह लें कि इस प्लान को, जो आपके पास प्लान है उसको बचाने के लिए, या उस प्लान के मुताबिक जो डिटर्मिनेशन है, अगर गवर्नमेंट स्टिल नहीं मान रही, मतलब वो उसने आउटसोर्स करना है तो करना ही करना है, फैसला कर चुकी हैं, फिर मतलब अल्टीमेटली क्या करेंगे? मेरी फिर आपसे दरख्वास्त होगी, हम रियासत हैं और रियासत के नुमाइंदे, रियासत नहीं है, रियासत के नुमाइंदे सॉरी, हम अवाम हैं। अवाम कभी जीत नहीं सकती।
तो फिर हम आपसे दरख्वास्त करेंगे। देखें, हमें सब पे ये थोपा जाता है, ये 1 मिनट लगाते हैं अस्पताल बंद कर देते हैं। अब हम 6 महीने से शुरू हुए हैं, ब्लैक रिबन से शुरू हुए, प्रोटेस्ट की, वापस चले गए, धरने पे आ गए, अस्पताल चले हैं कि हमारा मरीज़ जो है ना वो कहीं ना कहीं वापस ना जाए। अगर फिर भी हमारे पे ना सुनी जाए तो फिर हम आप इस माशरे की आंखें हैं, कान हैं, आवाज़ हैं, आप हमारी आवाज़ बने, लोगों को बताएं कि ये जो बेचारे यहाँ पे मारे खा रहे हैं, ये सिर्फ अपनी, मैं डॉक्टर हूँ ना, मेरी एक नौकरी उड़ जाएगी तो मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर लूँगी, वो गरीब आवाम कहाँ जाएगी। भाईजान, आप सारे आप में से कोई डॉक्टर हैं या स्टाफ में से हैं या? हम पैरामेडिकल स्टाफ है PMHI के, प्राइम मिनिस्टर हेल्थ इनिशिएटिव प्रोग्राम। हमारा कॉन्ट्रैक्ट इसी जो है आउटसोर्सिंग की नज़र हो गया। हमारा कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर से ख़त्म हो चुका है। 3 माह से हम बेरोज़गार हैं। जो हमारे ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने असम्बली में बैठ के ये झूठ बोला है कि जी हम किसी को बेरोज़गार नहीं करेंगे, हम सबको नौकरियां देंगे। लेकिन 3 माह गुजर चुके हैं, अभी तक हमारी किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं हुई। वो तो अपनी टिकटॉक वीडियोस पे भी ये वादा कर चुके हैं। बस वो कल रात को भी उनका यही बयान आया कि हमने किसी को नहीं निकाला। हम 3 माह से आपके सामने विक्टिम खड़े हुए हैं कि 3 माह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म है, हमें किसी किस्म की कोई नौकरी नहीं दी गई अभी तक। टिकटॉक के बयान पे आपने यकीन कर लिया था? देखिए, हम जैसे असम्बली में हम खुद उनके लाइव सुन के आए हैं, वहाँ पे बैठ के कि उन्होंने कहा जी हमने उन्होंने स्पीकर साहब ने उनसे पूछा कि जी इनको ये क्या है। उन्होंने कहा जी ये फेडरल का था प्रोग्राम, इन्होंने हमें फेडरल में भेजा है। हम इस्लामाबाद गए हैं मुख्तार अहमद भट्ट साहब के पास, उन्होंने हमें रिटर्न दिया लिख के कि जी नहीं, ये सारी फंडिंग जो है ये सारी आपकी पंजाब लेवल की है, IRMSH का प्रोग्राम है ये, उसका 5वां 6वां फेज़ आपका है PMHI का, तो इसलिए ये पंजाब का है। ये आपको जो है ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब इसको चलाना चाहे तो चला सकते हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पे हमारा जो असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर उन्होंने ये झूठ बोला कि नहीं ये फेडरल का प्रोग्राम है, फेडरल ने हमें फंडिंग नहीं दी, इस वजह से हमने इसको बंद कर दिया है। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब से हम रब्ता करने की भी कोशिश करेंगे। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब एक टिकटॉक तो बना बैठे हैं, उस टिकटॉक पे वादा तो कर बैठे हैं और काफ़ी सारे लोगों ने उस वादे के मुकम्मल ना होने का दावा भी कर दिया है जी। अब ख्वाजा साहब से रब्ता करते हैं। ख्वाजा साहब, यकीनन मुझे यकीन है कि अगर वो गलत वादा कर बैठे हैं तो अभी वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे जी उस रब्ते का भी। खैर, कोशिश करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी हमारे साथ ख़वातीन भी कुछ मौजूद हैं जो इस एहतजाज में शरीक हैं और मैडम गालिबन चेयरपर्सन है जी लेडीज़ विजिटर्स की, है ना, लेडी हेल्थ विजिटर। रुखसाना अनवर, मरकज़ी सदर नेशनल प्रोग्राम हेल्थ एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन पंजाब पाकिस्तान, यानी लेडी हेल्थ वर्कर्स और लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र्स का जो हमारी फोर्स है तो वो यहाँ पर मौजूद करती हैं और उसको आप लीड भी अभी कर रही हैं। जी जी जी। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले क्या वजह बनी है इस एक्सट्रीमिज़म की वाले एहतजाज की हद तक आने की? मतलब गवर्नमेंट क्यों नहीं मुतालबात मान रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की ही? देखें, वजह अदम तहफ़्फ़ुज़ कि लेडी हेल्थ वर्कर्स की और सुपरवाइज़र्स की अगर हम बात करें तो हमने 20 साल जद्दोजहद करने के बाद रेगुलराइजेशन हासिल की और अब बैठे बिठाए पता चल रहा है कि हमारा प्रोग्राम ख़त्म किया जा रहा है, नाम भी ख़त्म कर दिया गया, कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर और मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक बजाय इसके कि नेशनल प्रोग्राम। तो हमने जिस प्रोग्राम को सर्व किया था उसकी जगह अब 20,000 की एक नई फ़ोर्स लाई जा रही है, कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर CHI। तो वो जो है वैक्सीनेटर्स की ड्यूटीज़ भी वही करेंगे, LHVs की ड्यूटीज़ भी वही करेंगे, लेडी हेल्थ वर्कर्स की, लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र्स की ड्यूटीज़ भी वही करेंगे। तो ये जो अदम तहफ़्फ़ुज़ है, रिस्क छिन जाने का खौफ है, रिस्क का वादा तो खैर अल्लाह का है, यानी नौकरी छिन जाने का खौफ है, इसने मजबूर किया है कि हम यहाँ आज मुसलसल चौथा दिन है धरने पर हैं। और पूरा हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है वो इसलिए सरापा एहतजाज है कि हमारे सैकड़ों की तादाद में बेसिक हेल्थ यूनिट को ठेकेदारी निज़ाम पर दे दिया गया है, जिन्ना अस्पताल को भी इसी तरह ठेकेदारी निज़ाम पर वो भी चला गया है। यानी ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी कि अगर कुछ खला था, अगर कुछ कमियां कोताहियां थीं तो हुकूमत बाइख्तियार है, बावसाइल है, उसे चाहिए था कि वो मसाइल हल करते। ये तो हुकूमत की नाअहली है कि वो अगर हॉस्पिटल्स नहीं चला पा रहे या लोगों को सेहत की बेहतर सहूलियात नहीं दे पा रहे तो सारा कुछ ठेकेदारी निज़ाम पर दे दें। ऐसा ना कि हुकूमत, मतलब आप ही की बात अगर उसको मैं दोहराऊँ तो हुकूमत से एक काम नहीं हो रहा या नहीं चला पा रहे या उसमें फ्लॉप हो रहे हैं तो उसको इसी वजह से प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं। मतलब एक सबसे बेसिक चीज़ अगर हम देख लें तो PTCL की बात कर लें, PTCL को प्राइवेटाइज़ किया गया, प्राइवेटाइज़ होने के बाद वो चल पड़ा। उसके अलावा जिन जिन चीज़ों को पाकिस्तान में प्राइवेटाइज़ किया गया, प्राइवेटाइज़ करने के बाद वो चल पड़ती हैं, मतलब उनका फ़ायदा हो जाता है। क्या पता इसी बेसिक प्रिंसिपल को देखते हुए वो ये करने जा रहे हैं।
देखिए, उन्हें चाहिए था कि स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेते। पहले हमेशा पायलट प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं, अगर वो कामयाब हो जाते तो फिर ठीक था। सेहत का शोबा एक ऐसा साथ शोबा है कि यहाँ लोगों की जानों को ख़तरे में नहीं डाला जा सकता। अब मैं आपको कुछ BHUs की मिसाल दूँ कि जहाँ पर लेडी हेल्थ विजिटर्स जो डिलीवरीज कंडक्ट कर रही थी, टारगेट दिए गए थे, लेडी हेल्थ वर्कर्स वो टारगेट पूरे करती थी और डिलीवरीज वहाँ बेसिक हेल्थ यूनिट्स पर डिलीवरीज हो रही थी, सेफ डिलीवरीज हो रही थी, लोगों को मुफ्त डिलीवरी की सहूलत मिल रही थी। आज आप जाकर देखें कि वो तमाम बेसिक हेल्थ यूनिट्स खाली पड़े हुए हैं, वहाँ पर LHVs नहीं है। जो LHVs 5,000 10,000 माहाना पर ठेकेदारों ने उनको अपॉइंट किया है, वो बिल्कुल नॉन स्किल्ड हैं। अब जो नॉन स्किल्ड LHV जब डिलीवरी यहाँ कर रही है, आप पूरा डेटा लाहौर का ही सिर्फ उठाकर देख लें कि हर 10 डिलीवरी में से 5 बच्चे मर रहे हैं। तो ये किसका नुकसान है? ये आवाम का नुकसान है, ये सेहत का नुकसान है, मेडिसिन नहीं है। मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक जो कम्युनिटी में लगाया गया है, तो वहाँ आप जाकर देखें कि फ़ेक एंट्रीज़ हो रही हैं और मुलाजमीन को मजबूर किया जाता है कि मरियम नवाज़ की जहाँ जहाँ फ़ोटो लगे हुए हैं आपने फ़ेक एंट्रीज़ करनी है। इसका आवाम को ना मेडिसिन मिल रही हैं, ना चेकअप हो रहा है, ना वैक्सीनेशन हो रही है, ना डिलीवरीज हो रही हैं। फिर ये झूठ क्यों बोला जा रहा है आवाम के साथ? अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि पहले आप कह रही हैं जो मतलब खामियां थी वो पूरी होनी चाहिए थी, वो खामियां क्या थी? मतलब अभी पहले खामियां हैं क्या? देखिए, खामियां तो एज सच कोई भी नहीं थी। स्टाफ की कमी थी, स्टाफ की कमी को पूरा किया जाना चाहिए था। मेडिसिन की कमी है, मेडिसिन की कमी को पूरा किया जाना चाहिए था। हॉस्पिटल्स कम हैं, तमाम अस्पतालों पर दबाव है, पेशेंट्स का, अस्पताल नए बनने चाहिए थे। इन्होंने रीवैम्पिंग के नाम पर जो पहले से BHUs बने हुए थे, गवर्नमेंट के ख़जाने से पैसा उठाकर करोड़ों अरबों खरबों रुपए, जिसका कोई ऑडिट नहीं है, इन्होंने रीवैम्पिंग कर दी। हालांकि नए बने हुए BHUs थे, उस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है। देखिए, अगर किसी कोई तब्दीली, कोई तरक्की होती हुई नज़र आए, किसी का दिमाग ख़राब नहीं है कि यहाँ बीमारी की हालत में छोटे बच्चों को यहाँ लाकर या घरों में छोड़कर शदीद गर्मी में यहाँ पर हम कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है, हम कोई सियासी जमात नहीं है, हमारे कोई सियासी मकासद नहीं है, हम तो मजबूर और मजलूम अवाम हैं और मुलाजमीन हमें ये खौफ है कि हमारी नौकरियाँ छिन रही हैं। लीव इनकैशमेंट पहले छिन चुकी है, पेंशन पर बड़ा कट लग चुका है, जून के बजट में उससे बड़ा कट लगने जा रहा है। लेडी हेल्थ वर्कर्स, लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स ने 30 साल सर्व किया, हमें ख्वाब दिखाते रहे अपग्रेडेशन के। आज लाकर कहा है हमारी सेक्रेटरी साहिबा ने इतवार वाले दिन पूरे पंजाब के सुपरवाइज़र्स को यरगमाल बनाकर दफातर में बिठाकर हरासा करके बाकायदा उन्हें कहा है कि खबरदार आइंदा नेशनल प्रोग्राम का नाम कोई ना ले, नाम हमने तब्दील कर दिया है, अब मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक है, आपने वही कहना है और जो हम कहेंगे वही सच होगा। लेकिन हमारे मुंह में उनकी ज़बान नहीं है कि जो वो कहें वो सच है। हम अपना शऊर रखते हैं, अपनी समझबूझ रखते हैं। हमें ना सिर्फ नेशनल प्रोग्राम से प्यार है, हमें हेल्थ डिपार्टमेंट हमारा घर है, पाकिस्तान हमारा घर है, पंजाब हमारा घर है। हमारे लोगों की सेहत और ज़िंदगी से अगर खेलेंगे, हमारे रिस्क छीनने की कोशिश करेंगे, तो हम इससे भी ज़्यादा एहतजाज करेंगे। इस धरने को मामूली ना समझा जाए, ये मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। ठीक है, और अगर फिर भी इन केस मुतालबात हुकूमत नहीं मानती और एट एनी कॉस्ट प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही जाती है, फिर अगला लाएहमल क्या है? कल से हमारी YNA की मीटिंग है, YDA की कल मीटिंग हो चुकी है। हमारी रोज़ाना की बुनियाद पे लेडी हेल्थ वर्कर के फ्रेश यहाँ दस्ते पहुँच रहे हैं। हमने तो हार मानना नहीं सीखा, हम तो ये जगह, ये मैदान नहीं छोड़ेंगे। गवर्नमेंट को अपने फ़ैसले वापस लेने पड़ेंगे। IMF से कोई डील है वो गवर्नमेंट की हो सकती है, वो हमारी नहीं है, हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि हमें इनकी किसी बात पर यकीन नहीं है। इसलिए हमें जब तक हमें अपनी जॉब का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, हमें महकमा सेहत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, जो कॉन्ट्रैक्ट पर लोग हैं उनको जॉब का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, PHFMC है, IRMNCH है, बहुत से मुलाजमीन हैं, डेंगू के मुलाजमीन हैं, हेल्थ के रेगुलर मुलाजमीन हैं, डेली वेजेस हैं, उनको 15-15 साल जिन्होंने सर्व किया है, आज बैक जुम्बिश कलम उन्हें घरों से, उन्हें जॉब से निकाला जा रहा है। क्या वो खाली हाथ घर जाएंगे? ये आप रोज़गार दे रही हैं, ये आप वादा करके आई थी, ये नवाज शरीफ साहब का विजन है। तो हमें तो बहुत ज़्यादा शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये सिर्फ पंजाब में ही क्यों हो रहा है, ये पाकिस्तान भर में नहीं हो रहा। तो ये कैसा विजन है मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का, जो लोगों के, गरीब लोगों की रोज़ी छीनने के दर पे हैं। अगर वो आज नहीं सुनेंगी तो कल सुनना पड़ेगा उन्हें, कल नहीं सुनेंगी तो परसों वो अपने नाअहल मुशीरों वज़ीरों को साइड पर करें और जैसे छापे मार रही हैं अस्पतालों में, यहाँ भी आएँ और हमें सुने
और हमारे हालात देखें और हमारे घरों के हालात देखें, हमारे बच्चों के हालात देखें, हमारे लोगों के चेहरों पर ये बेयकीनी देखें, परेशानी देखें, बेरोज़गारी देखें और फिर फैसला करें अगर कर सकती हैं। अगर नहीं कर सकती तो हर जगह तस्वीर छापने से कारकर्दगी शोर नहीं होती। आप वैसे तो उनके दफ्तर के बाहर ही बैठे हुए हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। ये आपने एक ख़वातीन की साइड से भी छोटा सा जो है जी आपने व्यू पॉइंट सुन लिया, उनका भी व्यू पॉइंट सुन लिया और वो व्यू पॉइंट क्या था वो मतलब आप बज़ाहिर समझ चुके होंगे। प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो गवर्नमेंट जा रही है, इसके नुकसानात क्या हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं, ये आज के प्रोग्राम में आपको बता ही रहे हैं जी। मज़ीद आगे भी किसी से डिस्कशन करते हैं और आएँ आपको वो भी बताते हैं जी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ LHV की कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कैसी हैं? खैरियत से? ठीक है अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। यहाँ पे आज आपको दूसरा दिन है जी? नहीं जी, आज हमारा तीसरा दिन कंप्लीट होने वाला है। पहले मतलब परसों तो रैली निकली थी ना एक, तो यहाँ पे फिर अभी तीसरा दिन चलें कंप्लीट होने वाला है। हुकूमत की जानिब से क्या रिस्पॉन्स आया इन 3 दिनों में? अभी तक हमारे लिए कोई रिस्पांस नहीं है हुकूमत की तरफ से, क्योंकि वो बहुत बेहिस है। पहले भी आप लोग देख रहे हैं। कौन? ख्वाजा इमरान नज़ीर की बात कर रहे हैं कि ओवरऑल हुकूमत की बात? ओवरऑल पंजाब हुकूमत। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब तो वो अवामी MP हैं, अवामी मिनिस्टर हैं। वो कहते हैं मैं तो जहाँ पे अवाम मुझे बुलाए मैं 1 मिनट से पहले हाजिर हो जाता हूँ। आए ना हमारे साथ आके बात करें। आपने बुलाने की कोशिश की? देखिए हम लोग उन्हीं के लिए बैठे हुए हैं ना, हमारे डिपार्टमेंट को वो चलाते हैं। टिकटॉक वीडियो पे तो वो ऐसा ज़ाहिर शो करवाते हैं कि वो उन्होंने आपकी नौकरियां भी बहाल करवा देनी है, सबको तनख्वाहें भी ईद से पहले डबल मिलेंगी और भी पता नहीं क्या क्या। हमारी फिलवक्त तो 8-8, 10-10 हज़ार रुपये डिडक्शन हुई है। परसों से ये सारे मीडिया वाले आए हुए हैं, सब मेरे ख्याल में तो दिखा रहे हैं। अगर आप लोग चला रहे हो तो वो भी देख रहे होंगे। अब मुझे तो ये नहीं पता कि आप लोग चला रहे हैं या नहीं चला रहे, सिर्फ एक हमारे हम तो चला रहे हैं जी, हम हर सूरत चला रहे हैं। उनकी आंखें देख रही हैं या नहीं इसका नहीं। हमारे व्यूज़ लेके आप जो बस ऐसे ही जो बस। मेरी बात सुने, आप इंटरव्यू देने के बाद आप जाके देखते नहीं है टीवी पे? मैंने कोई भी इंटरव्यू नहीं देखा ना, इसीलिए कह रही हूँ। फिर आपका कसूर है ना, हमारा कसूर तो नहीं है ना। आज रात को 11 बजे ज़रूर देखिएगा। वही मैं आपको बता रही हूँ कि हम तो कल से अपने इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। अब कोई पता नहीं चला रहे हैं या वो चलने नहीं दे रहे या वो खुद देखना नहीं चाह रहे। इतने वो ताकतवर नहीं है कि वो हमारा इंटरव्यू रोक सकें। वो इतने ताकतवर ही हैं, जितना आपके ऊपर ताकत चला रहे हैं हमारे ऊपर उनकी ताकत नहीं इतनी चलेगी। आप बेफिक्र रहें, ये हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये चलेगा और हर सूरत चलेगा इंशाल्लाह। दूसरी बात ये जी, आप कट कर दें प्लीज़, ये आप कट करें, दोबारा बयान में। ठीक है कर देंगे, कोई बात नहीं। मुझे ये बताएं जी, मुतालबात आपके जो बेसिक से मुतालबात हैं वो भी हुकूमत अगर सुनेगी नहीं तो पूरे कैसे करेगी? जी हमारा एक ही मुतालबा है कि जो आउटसोर्स पूरे पंजाब में BHU RSC हॉस्पिटल्स को किया जा रहा है। हम लोग पहले आउटसोर्स को समझ ही नहीं रहे थे। जब हमने इसको देखा, क्योंकि 150 सेंटर पूरे पंजाब में आज से 2 माह पहले इन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत किया, जबकि एक तरीकाकार ये है कि जब भी कोई पॉलिसी नई स्टार्ट ली जाती है, पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो काम लिया जाता है उसको पहले 6 माह तक देखा जाता है। इन्होंने क्या किया है कि पहले 150 किए हैं, फौरी 150 के बाद इन्होंने अगली फ़ेज़ भी अनाउंस कर दी, जिसमें 2500 सेंटर हमारे होने जा रहे हैं। ठीक है, जो अब बहावल नगर, मेरा ताल्लुक बहावल नगर से, बहावल नगर से आई हैं? बहावल नगर से मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ आल फीमेल विंग की, पंजाब की तरफ से, लेडी हेल्थ विजिटर्स की। तो उसमें यह है कि देखिए बहावल नगर में जो है ना, सबसे पहले हमारे 4 सेंटर हुए हैं। 4 सेंटर में जो है कोई भी डिलीवरी कवरेज जैसे हम दे रहे थे, ज़चगी दे रहे थे, EPI दे रहे थे, वो नहीं है। हम लोगों ने खुद देखा है, जो हाफ CC डोज लगती है, जो नए अनट्रेंड लोग हैं वो पूरी 3-3 CC डोजेस लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये कि वो बच्चियाँ अभी अनट्रेंड हैं। कभी भी कोई डिपार्टमेंट कोई भी जगह पर अगर हम पढ़ लिख के आते हैं तो मेरा ख्याल है सबसे पहले उसको तो उसका नुकसान नहीं हो रहा पेशेंट्स पे अगर इतनी ज़्यादा वो कर रहे हैं? बात है, डेफिनेट बहुत नुकसान हो रहा है। और ये देखिए ना, अनट्रेंड बंदे जो सेंटर्स पे बिठाए जा रहे हैं, हम लोग 10-10, 12-12 साल से काम कर रहे हैं। उससे पहले हम लोगों ने कोर्स किए, वो भी इसमें पीरियड आया है। लेकिन ये है कि जो अनट्रेंड बंदा, और हम लोग ट्रेंड हो के 10-10, 12-12 साल से सर्विस कर रहे हैं, और वो सेंटर्स जो बिल्कुल जंगलों में पड़े हुए हैं वो हमने आबाद किए, और अब जाके ये उन्हें आउटसोर्स करके और अपना नेम दे रहे हैं। तो ये तो गलत बात है ना, हम लोगों को उठा के बाहर फेंक रहे हैं। अगर उसके आउटसोर्स करने से, मतलब एक प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, अगर आउटसोर्स करने से कामयाब हो जाता है उनका प्रोजेक्ट या उनका प्लान, जो भी वो करना चाह रहे हैं उनका प्लान एग्जीक्यूट अगर करें और वो कामयाब हो जाए, उसका फ़ायदा हो आवाम को, फिर आप लोग क्या करेंगे? उसके लिए जो है, जो हमारे मुलाजमीन हैं उनको नौकरियों से ना निकाला जाए। IRMNCH,
PHICP, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन, जितने भी एवरीवन है, ईच एंड एवरीवन, उन लोगों को जैसे ही वो सेंटर बहाल करते हैं वहाँ पे अपना ठेकेदार लाते हैं। मुझे बताएं 9 लाख ठेके में एक सेंटर दे रहे हैं। पहले हम उसी सेंटर पे सर्विस देते थे सुबह से लेके 2 बजे तक। कम से कम डेली की सर्विस OPD जो पेशेंट हमारा हम चेक करते थे, कम से कम वो 70% सिंपल सेंटर पे 70+, 50 to 70+ था। अब इन्होंने लगाया है कि जी 9 लाख रुपए में आपने 30 मरीज देखने हैं, सुबह 8 से लेके अगली सुबह तक 30 मरीज। और वजह क्या, क्यों ये कम क्यों कर रहे हैं, लिमिटेड क्यों कर रहे हैं? पॉलिसी मेकर को पता होना चाहिए ना, उनकी पॉलिसी गलत है। हमें नहीं समझ आ रही कि वो 30 या 32 या 35वें नंबर पे जो मरीज़ आएगा, यानी इनके बाद जो मरीज़ आएगा उसका क्या है? जी उसके बाद जो है वो लग जाता है कि टोकन ऑफ, टोकन नहीं है उसके बाद नहीं, फिर इजाफी पैसे लेके करेंगे या चेक ही नहीं करेंगे? वो चेक ही नहीं, वो नेक्स्ट डे आएगा, वो अगले दिन आएगा। हम लोग बैठ के हम लोगों से ये 5-5, 7-7 हज़ार OPD लेते हैं कि हमें इतनी OPD चाहिए आप लोगों की, इतने एंटीनेटल चाहिए आप लोगों के, इतने PNC चाहिए आप लोगों के, डिलीवरीज के टारगेट दिए हुए हैं। तो फिर उनके लिए ये टारगेट्स नहीं है कि डेली के बेसिस पे 30, 35 या 40 पेशेंट चेक करने। अगर मिसाल के तौर पे 41 या 42 पेशेंट आ जाता है, वो सीरियस है, तो क्या ये लोग उससे देखेंगे नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है जी, खुदा न खास्ता उसे कुछ हो जाए तो वो मतलब तिबी मौत नहीं मरेगा, वो तो कत्ल हो जाएगा ना। लेकिन ये लोग ये नहीं ना सोच रहे, हम लोग पूरे टाइमिंग पे जाएं आएँ, हर चीज़ देखें, अपने ड्यूटी का टाइम नहीं नोट कभी किया। हमारी ड्यूटी टाइम ख़त्म हो गया है, उसके बावजूद 1-1, 1.5 घंटा हम लोग रुक जाते हैं कि हमने पेशेंट अपना कवर करना है। तो ये लोगों को ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही कि हम लोग किस तरह से कर रहे हैं। हम लोग अब साहिवाल, भक्कर, पता नहीं कहाँ से आके बैठे हुए हैं 3 दिन से। इन्हें इस बात का कोई एहसास नहीं है कि इतनी धूप में ये लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, किस तरह से ये लोग मैनेज कर रहे हैं। खुद अपने अपने कमरों में बैठे हैं, कम से कम हमारी बात तो सुने, कुछ तो हमें फेवर दें ना। ऐसी बात तो सुनी थी। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो एक नाअहली का मुजाहरा हुकूमत कर रही है, या हुकूमत के जो भी नुमाइंदगान हैं वो कर रहे हैं, या हमारे सूबाई वज़ीर सेहत कर रहे हैं जी, सबसे ज़्यादा नाअहली का मुजाहरा वही है जी कि इनसे एटलीस्ट कोई टेबल टॉक करने के लिए रेडी नहीं है, इनकी बात ही नहीं सुन रहे हैं, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं इनकी बात पे। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप, किस ज़िले से आए हैं? ये मैं भावलपुर से हूँ, सियालकोट, सरगोदा, मंडी भाउद्दीन, पूरे पंजाब के 42 के 42 अजला के लोग यहाँ, माएँ बहनें बेटियाँ बच्चे सब मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ से आए हैं सर? हम सियालकोट से आए हैं। सियालकोट से? आप से? हम सियालकोट से आए हैं। तो ये 3 दिन से आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं, लेकिन हुकूमत तक आपकी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। हम पहुँचाते हैं, आज रात भी चलेगा, रोज़ाना चल रहा है, सुबह चल रहा है, दोपहर चल रहा है, शाम चल रहा है, हर टाइम के बुलेटिन में चल रहा है, लेकिन हुकूमत नहीं सुन पा रही। क्या वजह है? हुकूमत की ये जो सारी नाक़िस पॉलिसियाँ हैं, जो महकमा सेहत के हवाले से जितने भी हमारे मुलाजमीन हैं जो इधर आके पंजाब में जो बैठे हुए हैं, 3 दिन से जो ये बिल्कुल अपने हक़ के लिए बैठे हुए हैं, और इंशाल्लाह जब तक ये हमारे मुतालबात पूरे नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ पर ही हैं, मौजूद हैं। और आज हम सोच रहे हैं कि जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं वो जिस एहतजाज की बात कर रहे थे, आज हम वही एहतजाज जो है ना वो इस पंजाब में शुरू करें, और इंशाल्लाह आज करेंगे। ये एहतजाज आपको लगता है सुन लेंगे वज़ीर-ए-आज़म? इंशाल्लाह ज़रूर सुनेंगे, ये ज़रूर सुनेंगे। बताया हुआ तरीका है जी, इंशाल्लाह उनको अपना बताया हुआ तरीका, ये उनका अपना बताया हुआ तरीका है जी, इंशाल्लाह ये उनको बखूबी समझ आएगा जी। इंशाल्लाह उम्मीद है वो सुबह लंबे जॉगर्स पहन के यहाँ पे हाजिर हो जाएंगे। ये भी ना उनको समझ आया ना, तो इंशाल्लाह ये जो अवाम का समुंदर है, इससे बड़ा समुंदर आ रहा है, वो इस सारे समुंदर का रुख CM हाउस, मार रोड, अगर उधर से भी ना मुतालबात हल हुए तो जाती उमरा की तरफ भी हम जा सकते हैं इंशाल्लाह। ही करेंगे जा। हाँ जी, निजीकारी
अच्छा चलें सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। उम्मीद है जी इनके मुतालबात पूरे हो जाएंगे। और अगेन दोबारा से वही बात है जी कि अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो वो ये कह रहे हैं कि एहतजाज यहीं जारी रहेगा। तला अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। तला बड़े प्यारे हमारे भाई भी हैं जी और सिटी 42 और 24 न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं। 3 दिन से जब से ये इब्तदा हुई है इस एहतजाज की, तब से तला इसे कवर भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तला? आप ठीक हैं? सलाम भाई, आप कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। तला, आप फर्स्ट डे से इसे कवर कर रहे हैं, आपने क्या अपडेट्स देखी हैं? कितने % हमारे ये भाई जो हैं जो एहतजाज कर रहे हैं ये ठीक हैं और कितने % ये गलत हैं? आपको क्या लगता है? अच्छा, ये फ़ैसला करना तो मुश्किल है क्योंकि काफ़ी सारी अवाम इनके साथ है और गवर्नमेंट एक तरफ है। ये बात जो इनका धरना है वो शुरू हुआ था 25 तारीख को। 25 तारीख को इन्हें एहतजाजी रैली के तौर पे निकाली थी। वहाँ से घूमते हुए यहाँ पे आए, यहाँ पे एहतजाज किया। उसमें तकरीबन 5000 के करीब लोग थे और जो मुख्तलिफ़ शहरों से आए थे। मसला ये है, जब हम इनके जज्बात देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वाकई इनकी जो नौकरियाँ, इनके जो रोज़गार है वो ख़तरे में इनके मुताबिक लगता है। लेकिन गवर्नमेंट अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि वो प्राइवेटाइज़ करना चाहती है। मुख्तलिफ़ दूसरे अदारे भी किए हैं उनकी बेहतरी के लिए, ताकि जो सरकारी एक सिस्टम है जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि भाई सरकारी नौकरी मिल गई है अब तो बस अय्याशी है और कुछ नहीं, उसको ख़त्म करने के लिए वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन इनकी तरफ जाएँ तो इनकी रोज़गार है, उनका भी मुतालबा ठीक है कि वो कहते हैं जी 15 साल से हम एक जगह पे काम कर रहे हैं, अब तो हमारी एज लिमिट भी चली गई है, इसके बाद हम कहीं पे अप्लाई भी नहीं कर सकते गवर्नमेंट के लिए। मतलब इसमें मतलब मैं एक मेरा ज़ाती ख्याल है, ये मेरे भाई भी कुछ साथ मौजूद हैं, ये भी सुन लें जी। मैं अगर कोई ड्राइवर रखता हूँ अपनी गाड़ी के लिए और 15 साल वो मेरी गाड़ी चला रहा है, तो 15 साल के बाद इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो गाड़ी उसकी मलकियत हो गई है। उसका हक़ ज़रूर है, मेरा पुराना मुलाजिम या पुराना एम्प्लॉय होने के लिहाज से उसका ये हक़ ज़रूर है कि वो मुझसे मुतालबा कर दे कि सर मैंने जहाँ 15 साल आपको खिदमत दी हैं आगे भी मुझे ही देने दें। लेकिन मेरे पास ये राइट है कि मैं चाहूँगा कि नहीं, अब मुझे नया बंदा को चाहिए खिदमत के लिए और मैं उसे बर्खास्त करके नौकरी से नए बंदे को ले आऊँ। ये आपको लग रहा है कि ये दोनों बातें रिलेटेबल हैं इन मुलाजमीन की भी और वो भी? हाँ बिल्कुल सही है, आप कह रहे हैं। देखिए अभी यूनिवर्सिटीज़ में भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ सिखाई जाती है कि आपने नौकरियों के पीछे, सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागना, आपने कोशिश करनी है कि आप कुछ इस काबिल बनें कि दूसरे लोगों के लिए नौकरियां बनाएं। तो यही चीज़ यहाँ पे फिट होती है कि सरकारी नौकरी की तरफ लोग जाते हैं। तो इससे जो हमारा जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी दूसरे मामलात हैं, हम देखते हैं कि अक्सर हम जाते हैं अस्पतालों में, वहाँ पे नर्सिस का जो रवैया होता है वो अच्छा नहीं होता। अक्सर हमने ऐसा देखा, एरोगेंट बिहेवियर होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह ये है कि उन्हें पता है हम कुछ भी करेंगे हमारी नौकरी तो नहीं जाएगी, क्योंकि हम सेक्रेटेरिएट से पॉइंट हुए हैं, हॉस्पिटल की इंतज़ामिया से ज़्यादा बालत है। हॉस्पिटल की इंतज़ामिया कुछ कर ही नहीं सकती, यहाँ तक कि हॉस्पिटल का MS प्रिंसिपल उनको बर्खास्त नहीं कर सकता। ये चीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करेगी। जब एक प्राइवेट बंदा ऊपर बैठेगा, ठेकेदार बैठेगा, तो वो तो इंश्योर करेगा कि उसको काम चाहिए, जो काम देगा उसको वो रखा जाएगा, जो नहीं देगा उसको नहीं रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच जी। अभी जी हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। एहतजाज ऑन पॉइंट है, ऑन राइट है। अगेन मैं दोबारा कह रहा हूँ जी, लेट्स सपोज जो यहाँ पे मेरे प्यारे भाई ये सारे मुतालबा कर रहे हैं वो 100% गलत भी अगर है तो ज़्यादा गलत फिर भी हुकूमत है कि हुकूमत इनका मुतालबा सुन नहीं रही है, हुकूमत इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे जो सूबाई वज़ीर हैं जी ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, वो तो इनसे रब्ता नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हमने उनसे रब्ता करने की कोशिश किया, जब हमारी तरफ से उनसे रब्ता करने की कोशिश की और स्टिल अभी तक पिछले 3 घंटों से हम उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे और जब उन्हें बार बार तंग किया गया और उनको कहा गया सर बताएं, तो उन्होंने आगे से जवाब दे दिया नॉट अवेलेबल। यानी कि हमारे सूबाई वज़ीर जिनको हमने वोट दे के इलेक्शन में जितवाया जी और जितवाने के बाद अपने ऊपर वज़ीर बनाया जी, वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, वो इतने ज़्यादा लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है, वो हमारे लिए क्या खिदमत सर अंजाम देंगे जी। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब आप अगर अवेलेबल नहीं हैं तो छोटा सा एक इतना सा आपने दस्तखत करने हैं, इस्तीफ़ा दे दें जी। आप अवेलेबल नहीं हैं तो आप डिज़र्व ही नहीं करते हैं। खैर अभी हमारे पास ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।